मोदी काल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी आंच आई है। बहुत हद तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हुई है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह के फैसले लगातार आते जा रहे हैं। जैसे उमर खालिद का आ गया, बहुत सारे, इतने सारे फैसले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का आ गया था, दूसरा बहुत सारे फैसले आए। अब कुछ अच्छे भी फैसले आए हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि सारे जज जो हैं सरकार के तरफ झुके हुए हैं। कई जजेस अभी भी इंडिपेंडेंट हैं और अभी भी स्ट्रांग भी हैं। न्यायपालिका के बारे में बात करनी है, उसकी जवाबदेही के बारे में। उससे पहले कुछ शब्द न्यायपालिका की अहमियत के बारे में। देखिए, न्यायपालिका को सिर्फ डिस्प्यूट्स डिसाइड करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका एक बहुत बड़ा काम, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ये है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, कार्यपालिका और विधायिका को अपनी अपनी जगह में रखे और हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा करें। और इसके लिए ये ज़रूरी था कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, क्योंकि कई बार, ज़्यादातर हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला सरकार के द्वारा होता है। संविधान को भी कुचलने का काम कई बार सरकारें ही करती हैं, तो इसलिए सरकार से स्वतंत्र रखना बहुत अहम था। और उस स्वतंत्रता को बनाने के लिए ये तय किया गया कि सरकार के पास कोई, न्यायपालिका के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी पावर नहीं होगी। और न्यायाधीश को एक बार जब बनाए जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का काम सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा हो सकता है। और इम्पीचमेंट, जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है और एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि इम्पीचमेंट इनिशिएट करने के लिए 100 लोकसभा के एमपीज़ या 50 राज्यसभा के एमपीज़ से पहले दस्तखत कराने पड़ते हैं इम्पीचमेंट मोशन पर। उसके बाद स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको एडमिट करना होता है मोशन। उसके बाद फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसमें 3 जज होते हैं। उसके बाद अगर वो गिल्टी फाइंड करती है जज को, तब फिर मामला फिर से पार्लियामेंट में आता है और उसके बाद उस जज को अगर हटाना हो तो 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में इम्पीचमेंट मोशन को पास कराना होता है। और क्योंकि ये इतना मुश्किल सिलसिला है, तो आज तक किसी भी जज का सक्सेसफुल इम्पीचमेंट नहीं हो पाया है। कुछ जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन शुरू किया गया, इंक्वायरी कमेटी भी बनी, जैसे जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनी, गिल्टी भी होल्ड किया, लेकिन लोकसभा में यूनानिमसली पास होने के बावजूद भी वो इम्पीचमेंट मोशन फेल हो गया, क्योंकि 2/3 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी लोकसभा की, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय बॉयकॉट कर दिया था, तो उन्होंने वोट ही नहीं किया। तो उसके बाद फिर 2-3 जजों का और हुआ है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिफोर द इम्पीचमेंट कुड रीच अ कंक्लूजन। लेकिन बहुत मुश्किल प्रोसेस है और सब जज भी ये बात समझते हैं कि इम्पीचमेंट होना तो करीब करीब नामुमकिन ही है। और इसलिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये लगने लगा है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही तरह से जवाबदेही बनाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये भी कह दिया कि किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी परमिशन ना दे दे। वीरास्वामी का एक केस हुआ था, उसमें उन्होंने ये आदेश दिया। तो अब जैसे ये यशवंत वर्मा का जो मुद्दा हाल में उठा है,
कि उनके घर में बहुत पैसा पाया गया। इम्पीचमेंट तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दी है, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं रजिस्टर हो सकती। तो वर्चुअली कोई जवाबदेही आज के सिस्टम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है और हर तरह का मिसकॉन्डक्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि जजों को ये फीलिंग हो गई है कि उनकी कोई जवाबदेही तो है नहीं, कोई उनको कुछ कर नहीं सकता। कुछ साल पहले एक जुडिशल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल बनाया गया। उस बिल में यह प्रावधान था कि इम्पीचमेंट की शुरुआत एक और तरीके से हो सकती है कि कोई भी जना चीफ जस्टिस को कंप्लेंट भेजे। चीफ जस्टिस को अगर लगे कि उस कंप्लेंट में कुछ सब्सटेंस है तो फिर वो उसको रेफर कर देगा एक कमिटी को। अगर हाई कोर्ट का जज है तो एक हाई कोर्ट की कमिटी होगी जिसमें कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 2 और जजेस होंगे। वो लोग अगर रेकमेंड करेंगे कि हाँ इसमें कुछ दम है इस चार्ज में, तब फिर वापस रेफ़र करेंगे, तब फिर से सुप्रीम कोर्ट और कोलिजियम उसको देखेगा, उसके बाद फिर इम्पीचमेंट के लिए वो भेजेंगे। तो ये एक तरीका सोचा गया था, लेकिन ये भी बाद में नकार दिया गया क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे। अगर आप उसी हाई कोर्ट के जजों को बोलेंगे कि भाई उनके खिलाफ आप कोई कंप्लेंट आई है उसको आप एग्जामिन करिए, तो जजों में भाई भतीजावाद बहुत होता है, भाईचारा बहुत होता है, एक दूसरे तरह का भाईचारा कि वो। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एक उसके बाद एक इन हाउस प्रोसीजर बनाया गया, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया 1997 में, जब जस्टिस वर्मा चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर जजेस बनाया। उसमें कई चीज़ें लिखी हैं कि जजों को क्या नहीं करना चाहिए या किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए, जिसमें एक चीज़ ये भी लिखी है कि जजों को पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि जज लोग, अभी कल ही फ़ोटो निकली है जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी, कि वो आदित्यनाथ के साथ बैठ के कुछ नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बने हैं यूपी में, उनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और कोई पूजा वूजा करा रहे हैं। पहली बात तो खैर जजों को पूजा वूजा नहीं करानी चाहिए, इस तरह के रिलीजियस फंक्शंस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए पब्लिकली, अपने आप प्राइवेटली जो करें करें। दूसरी बात यह है कि आप चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आयरलैंड के कुछ जजेस आए थे, उनसे मिला था, तो वो बता रहे थे कि वो एक फंक्शन में गए जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बहुत सारे आए हुए थे और कुछ पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे। तो कह रहे थे कि उनको तो बड़ा अजीब लगा कि ये सारे जजेस जो हैं, या बहुत सारे जजेस जो हैं, दौड़ दौड़ के पॉलिटिशियन से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ये भी लिखा है कि जजों को पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ सोशलाइज नहीं करना चाहिए। और उसमें एक और प्रोसीजर बनाया गया कि अगर कोई कंप्लेंट चीफ जस्टिस को भेजी जाती है तो उसको अगर चीफ जस्टिस को लगता है कि इस कंप्लेंट में कुछ दम है, तो वो फिर एक कमिटी, इन हाउस कमिटी बनाएंगे जिसमें 3 जज होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक और जज। वो उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद फिर अगर वो रिपोर्ट देंगे कि भाई हाँ इसमें दम है, तो चीफ जस्टिस फिर रेकमेंड कर सकता है इम्पीचमेंट के लिए। 1-2 बार ऐसा किया भी गया है,
लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि जजों में ये जो भाईचारा या भाई भतीजावाद जो होता है, उसके कारण ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो चीफ जस्टिस को करी जाती हैं वो कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं। उसका एक उदाहरण ये है कि अभी एक आरटीआई में सौरभ दास, एक यंग जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है, लीगल जर्नलिस्ट, उसने ये सवाल पूछा कि एक टी राजा जो बालाकृष्णन साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनके सन इन लॉ थे, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास के, बहुत ही करप्ट माने जाते थे। उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई चीफ जस्टिस के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कोई कंप्लेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई? हुई तो क्या हुई, क्या कंप्लेंट है, उसका क्या किया गया, ये सवाल पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उसका जवाब ये दिया कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म दैट यू हैव सॉट। अब वो कोई फॉर्म में थोड़ी मांग रहा था, वो तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा था, कोई कंप्लेंट आपने रिसीव करी कि नहीं इनके खिलाफ? करी तो क्या कंप्लेंट थी, क्या किया गया? कोई पर्टिकुलर फॉर्म में उसका जवाब नहीं मांग रहा था। लेकिन इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि इस तरह की जो कंप्लेंट्स भेजी जाती हैं, हम लोगों ने भी कई भेजी, हमारी कैंपेन फॉर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी ने कई जजों के खिलाफ कंप्लेंट्स भेजी हैं चीफ जस्टिस को, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता और मोस्ट प्रोबेबली बस कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। तो और इसका मेन कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जजों में एक तो ये भाई भतीजावाद बहुत है। दूसरी बात, अच्छे अच्छे जो ईमानदार जजेस होते हैं, उसका एक उदाहरण मैं और देता हूँ। एक बार वेंकट चलैया साहब जब चीफ जस्टिस थे तो चिदम्बरम ने परमिशन मांगी अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट जज कि उनके खिलाफ हमको एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन दीजिए। अच्छा, उस जज की रेपुटेशन इतनी खराब थी कि जस्टिस वेंकट चलैया के सामने जब भी उसके जजमेंट के खिलाफ कोई भी अपील आती थी, तुरंत वो नोटिस इशू करके ऑर्डर को स्टे कर देते थे। वो जानते थे कि ये बहुत करप्ट जज है, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी इस जज के खिलाफ भी। तो मेरे पिताजी ने उनसे एक बार पूछा कि भाई, आपको जब पता था कि इतना करप्ट जज है तो आपने इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन क्यों नहीं दी? तो उन्होंने बोला कि वो चिदम्बरम ने कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अच्छा चलिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भी भेजी थी तो वो तो सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन मांग रहे थे। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता तो एफआईआर तो आप रजिस्टर करने की परमिशन दे सकते थे। होता ये है कि चीफ जस्टिस को ये लगता है कि अगर किसी जज के खिलाफ सीरियस एलिगेशन है और उस पर इंक्वायरी हुई तो वो इंक्वायरी ऑब्वियसली पब्लिक में आएगी और उससे जुडिशरी की रेपुटेशन खराब होगी। तो जुडिशरी की रेपुटेशन बचाने के लिए बहुत सारे ज़्यादातर चीफ जस्टिस कुछ करना नहीं चाहते, इस तरह की सीरियस कंप्लेंट्स रिसीव करने के बाद भी कुछ करना नहीं चाहते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह के केसेस आगे बढ़ नहीं पाते। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। देखिए, जजों के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं, नॉर्मली लॉ ये कहता है कि पहली बात तो अगर आप कुछ सच बोलें, अगर आप किसी जज को बोलें कि ये भ्रष्ट है और आपके पास एविडेंस है कि वो भ्रष्ट है, तो उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाता। दूसरी बात, अगर आप जनरली ये बोलें कि भाई जुडिशरी न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। लेकिन देखा ये गया है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने ये बोला था कि जब इस देश में लोकतंत्र के पतन की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें न्यायपालिका
और खासकर पिछले 4 चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल पाया जाएगा। तो उसको भी इन लोगों ने कंटेम्प्ट मान लिया और उसके लिए मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर दिया। तो रिजल्ट ये होता है कि एक तो पहली बात तो ये है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कुछ बोलें, अगर आप बोल दें कि भाई ये जज भ्रष्ट है, तो कई बार वही जज जो है आपको कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देता है। अब आप उसके सामने क्या प्रूव करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सच है? वो तो नहीं मानेगा जो आप कह रहे हैं वो सच है। दूसरी बात, अगर आप जनरली भी ये बात करें कि भाई न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक बार स्टडी करी थी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट समझे जाते हैं, पब्लिक जिनको समझती है कि ये सबसे भ्रष्ट, तो उन्होंने ये पाया था कि पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट हैं और उसके बाद फिर जुडिशरी सबसे भ्रष्ट समझे जाते हैं। तो कुछ न्यायपालिका की बुराई करना या कहना कि भाई ये फैसला तो बिल्कुल वाहियात फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आप उमर खालिद के बारे में लोग खैर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है। लोगों को डर लगता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि अगर आप ये बोल दें कि क्या वाहियात फैसला इन्होंने उमर खालिद के मामले में दे दिया कि उसको बेल नहीं दी जाएगी, 5 साल विदाउट ट्रायल जेल में रह चुका है और साल भर तक बेल के लिए नहीं अप्लाई कर सकता, वगैरह वगैरह लोग लिख रहे हैं। अच्छी बात है कि लोग लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को डर लगता है। लोगों को लगता है कि भाई अगर कुछ खास बोल दें तो पता नहीं हमको कंटेम्प्ट के लिए हॉल अप कर दिया जाए, और कई बार लोगों को किया भी गया है, कई बार लोगों को जेल भी भेजा गया है न्यायपालिका के बारे में कुछ कहने से। आखिरी बात जो न्यायिक जवाबदेही की होती है, देखिए एक बहुत बड़ी जो जवाबदेही तो इससे सुनिश्चित होती है कि आप देख सकें। कोर्ट्स को पब्लिक कोर्ट्स माना गया है कि कोर्ट्स जो हैं ये सब लोग देख सकते हैं, कोई भी जना जाकर देख सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आजकल एक नया चलन, खैर दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक अच्छी बात तो ये हो रही है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आजकल वीडियो पर आने लगी हैं और लोग लॉग इन करके देख सकते हैं कि कोर्ट में क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जजों को ये पता होता है कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं, तो फिर कम से कम कोर्ट के अंदर मिसकॉन्डक्ट कम हो जाता है। कई बार तो कोर्ट के अंदर भी मिसकॉन्डक्ट होता है। जज जो हैं कई बार वकीलों की बात सुनते नहीं, कई बार वकीलों को गाली दे देते हैं, कई बार जो कोर्ट में हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत अपने फैसले में लिख देते हैं, बिल्कुल झूठा लिख देते हैं कि इसने ये बहस करी या इसने ये बहस नहीं करी। तो कम से कम उतनी जवाबदेही तो तय होती है कि भाई लोग देख सकते हैं कि भाई क्या बोला गया। कायदे से तो अभी उन्होंने ये कह रखा है कि भाई इसको कोई ब्रॉडकास्ट ना करे। कायदे से बिल्कुल पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए, हर रोज़ की, हर कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स वीडियो रिकॉर्डेड होनी चाहिए एंड लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। उससे थोड़ी बहुत वो, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी हम देख रहे हैं। कई बार जजेस ये कह देते हैं कि भाई हम इन हाउस, हम इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में ज़रूरत हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस में जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है उसमें भी कह देते हैं हम इन कैमरा करेंगे, यानी कि कोर्ट से हट के अपने चेंबर में सुनवाई करेंगे, जिससे बाहर के लोगों को कुछ ना पता लगे। कई बार ये लोग सील्ड कवर में, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि आप किसी पार्टी से सील्ड कवर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते
जो दूसरी पार्टी को ना दिखाई जाए या दूसरी पार्टी को ना दी जाए, क्योंकि ये तो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा। लेकिन कई बार ये भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम सील्ड कवर में ले लेंगे, जैसे रफाल वाले केस में या जज लोया वाले केस में सील्ड कवर में सरकार ने कुछ दे दिया सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने उसी को मानकर और अपना फैसला लिख दिया, जबकि दूसरी पार्टी को दिखाया भी नहीं गया कि सील्ड कवर में क्या दिया। रफाल में तो ऐसी चीज़ सरकार ने लिख दी जो बिल्कुल झूठ थी, और फॉर्चुनेटली उन्होंने अपने जजमेंट में लिख दी तो वो झूठ पकड़ा गया। उसमें ये लिख दिया कि रफाल के सौदे का सीएजी ऑडिट हो चुका है, सीएजी ऑडिट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश किया जा चुका है और सार्वजनिक भी किया जा चुका है, जबकि बिल्कुल झूठा था। ना तो ऑडिट हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल झूठा लिखकर सील्ड कवर में कोर्ट को दे दिया, और कोर्ट ने वही बात अपने जजमेंट में लिख दी। तो ये सब भी कई बार होता है, जिसकी वजह से जवाबदेही और कम हो जाती है। लेकिन इसका रियल सॉल्यूशन क्या है? जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए पहली बात तो हम लोगों को एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल कंप्लेंट्स कमीशन या जुडिशल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जो भी आप नाम चाहें उसको दे दें, वो बनाना पड़ेगा, जो सरकार से भी इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी से भी इंडिपेंडेंट हो। वो एक मल्टी मेंबर कमीशन होना चाहिए, कम से कम 5 मेंबर्स उसमें, और उनका अपॉइंटमेंट भी इस तरह से होना चाहिए कि जुडिशरी का और सरकार का तो उसमें कोई रोल होना नहीं चाहिए, जुडिशरी का भी बहुत मिनिमल रोल होना चाहिए उन लोगों के सिलेक्शन में। दूसरे लोग सेलेक्ट करें, और भी अथॉरिटीज़ होती हैं इन लोगों के बाहर, वो लोग मिलके बहुत मल्टी मेंबर अथॉरिटी इनको सेलेक्ट करें। उनके पास पावर होनी चाहिए कि कोई भी जना उनको कंप्लेंट कर सकता है, वो लोग उस कंप्लेंट को एग्जामिन करके उसके बाद अगर उनको लगता है कि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अगर उनको लगता है कि इस जज के ट्रायल की ज़रूरत है तो वो लोग उस जज के ट्रायल कंडक्ट करके उसके बाद रेकमेंड कर दें कि इस जज को हटा देना चाहिए, इसके खिलाफ ये पनिशमेंट होना चाहिए, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कायदे से तो इसका मेन सॉल्यूशन ये है। दूसरी बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने अरुण शौरी और एन राम और एक आउटलुक के एडिटर थे और मैंने 4 लोगों ने मिलकर कर्नाटक हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोविज़न को, लेकिन कायदे से वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखिए 2 तरह के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि अगर आप कोई फैसले में जिसमें आपको कुछ आदेश दिया गया है कि भाई इतने लाख रुपए जमा कर दो या इसको दे दो, और आप वो नहीं देते हैं, या फिर फैसले में ये बोला कि भाई इसकी नौकरी, आपने नौकरी से इसको निकाल दिया था, इसको बहाल कर दो, आप उसको अगर फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो सिविल कंटेम्प्ट है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट 2 तरह के होते हैं, इंटरफियरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक ये हुआ, यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बाधा पहुंचा रहे हैं कि आप जज को कह देते हैं कि भाई अगर तुमने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम तुमको गोली मार देंगे, या आप लॉयर को कह देते हैं कि भाई तुमने अगर हमारे खिलाफ पैरवी करी तो हम तुमको गोली मार देंगे, या आप किसी विटनेस को कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिया तो हम तुमको गोली मार देंगे, या आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था, लॉयर्स आ गए और टेबल पर खड़े होकर नाचने लगे और बहुत हंगामा करने लगे और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने ही नहीं दे रहे थे। तो ये तो डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, इसको कंटेम्प्ट माना जाना चाहिए। तीसरा जो है, जिसको वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है, जिसको कहते हैं
क्या स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसको आप स्कैंडलाइजिंग मान लें, किसको आप बोल दें। अगर किसी ने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया था कि भाई एक और कंटेम्प्ट मेरे खिलाफ चलाया गया था जब मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि देखिए मेरी राय में पिछले 16-17 चीफ जस्टिस में आधे चीफ जस्टिस करप्ट थे। मैंने तो खैर नाम नहीं दिए थे, मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि मेरी राय में करीब मुझसे सवाल पूछा गया कि न्यायपालिका में क्या बहुत भ्रष्टाचार है। मैंने बोला हाँ है, और मेरी राय में पिछले 16-17 चीफ जस्टिस में आधे चीफ जस्टिस करप्ट थे। मैंने नाम नहीं बोला था, लेकिन फिर भी कंटेम्प्ट चलाया गया। अब स्कैंडलाइजिंग मान लिया गया इसको, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। मेरे पिताजी ने फिर बोला कि देखिए प्रशांत ने तो नाम नहीं दिए हैं, लेकिन मैं नाम दे रहा हूँ। ये पिछले 16 चीफ जस्टिस हैं, इनमें से देखिए ये 8 तो बिल्कुल करप्ट थे, ये 6 बिल्कुल ऑनेस्ट थे, और 2 हैं इनके बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता कि ऑनेस्ट थे या करप्ट थे। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो स्पीशीज ऑफ कंटेम्प्ट है ये बहुत खतरनाक है। किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं, न्यायपालिका की कोई भी बुराई कर दे, कोई ये बोल दे कि भाई उमर खालिद में बहुत बेहुदा फैसला दिया है, तो बोलेंगे कि भाई आप तो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहे हैं, आप तो कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, इसलिए कंटेम्प्ट है। तो इसलिए लोगों को बहुत डर लगता है इससे। और ये एक्चुअली ये इसका ओरिजिन जो है वो इंग्लैंड से आया था, क्योंकि कोर्ट्स को वहाँ किंग्स कोर्ट्स या क्वींस कोर्ट्स कहा जाता था कि किंग या क्वीन के इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ हैं, वहाँ तो इंडिपेंडेंट माना भी नहीं जाता था। तो कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि भाई अगर आप किंग के खिलाफ या क्वीन के खिलाफ कुछ कह देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन इंग्लैंड में ही इसको ख़त्म कर दिया गया है, और पूरी एक पहले रिपोर्ट आई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिन्होंने रेकमेंड किया कि भाई ये बड़ा बिल्कुल बेकार कानून है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो वहाँ बिल्कुल बाय लेजिस्लेशन ख़त्म कर दिया गया है। हिंदुस्तान में नहीं ख़त्म किया गया है, जबकि हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में तो हर नागरिक का अधिकार है कि हर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग जुडिशरी के बारे में आपकी जो राय हो आप खुल के कह सकें। तो इसको हम लोगों ने चैलेंज किया है, वो चैलेंज पेंडिंग है वहाँ कर्नाटक हाई कोर्ट में। लेकिन देखिए जज लोग इसको ख़त्म करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये पावर उनके पास रहे जिससे कि सब लोगों का मुंह बंद कर सकें, कोई जना ये कह ना पाए कि भाई जजों में बहुत भ्रष्टाचार है या जज जो हैं करप्ट हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो बड़ा सवाल है आज, आपने जो मुझे बुलाया न्यायपालिका की जवाबदेही के लिए, लेकिन जो मेन सवाल है आज न्यायपालिका की स्वतंत्रता का है। हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र हो। और उसके लिए जैसे मैंने बोला, इन्होंने ये तय किया था संविधान में कि कार्यपालिका को, सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा जजों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या कुछ चलाने का, सिर्फ इम्पीचमेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि खासकर मोदी काल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी आंच आई है। बहुत हद तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हुई है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह के फैसले लगातार आते जा रहे हैं। जैसे उमर खालिद का आ गया, बहुत सारे, इतने सारे फैसले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का आ गया था, दूसरा बहुत सारे फैसले आए। अब कुछ अच्छे भी फैसले आए हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि सारे जज जो हैं सरकार के तरफ झुके हुए हैं।
कई जजेस अभी भी इंडिपेंडेंट हैं और अभी भी स्ट्रांग भी हैं, लेकिन अधिकतर जजेस जो हैं अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गए। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ख़त्म होने के कई कारण हैं। एक तो खैर बड़ा कारण ये है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे जजेस को जॉब्स दिए जाते हैं। किसी को ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है, किसी को लोकपाल बना दिया जाता है, किसी को कोई और कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, किसी को गवर्नर बना दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लोभ होता है जजों में कि हमको, अच्छे अच्छे जजों में भी ये लोभ होता है कि भाई हमको रिटायरमेंट के बाद कोई और नौकरी मिल जाए। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि इन लोगों को इतने बड़े बड़े बंगले दिए गए हैं, 1000 करोड़ या 5-5 हजार करोड़ उसकी वैल्यू है उस बंगले की, और लुटियंस जोन में, और बड़े बड़े गार्डन हैं, 3-3 एकड़ के लॉन हैं। तो एक बहुत बड़ा लोभ तो सिर्फ इस वजह से होता है अच्छे अच्छे जजों में भी कि हमको वो बंगला बरकरार रहे, और कोई कमीशन वगैरह में अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले जाएंगे तो वो बंगला बरकरार रहेगा। और यही बात अरुण जेटली ने बोली थी कि द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ऑफ जजेस इन्फ्लुएंसेस देयर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। और ये बिल्कुल बात सही है। जजों को पता होता है कि अभी 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उनको कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स देने में चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होता है, और कुछ जॉब्स में तो चीफ जस्टिस नहीं इन्वॉल्व होता है। आप किसी को गवर्नर बना दें, राज्यसभा का मेंबर बना दें, उसमें तो चीफ जस्टिस, लेकिन किसी कमीशन में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, किसी और कमीशन में चीफ जस्टिस भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है। पर जजों को ये पता होता है कि भाई गवर्नमेंट जो चाहती है, अगर उनके चाहने के बगैर तो हमको कोई जॉब मिल ही नहीं सकता, अगर वो चाहेंगे तभी हमको वो जॉब मिल सकता है। तो इसलिए वो सरकार की तरफ झुकने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि आजकल देखिए, अपॉइंटमेंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए अपॉइंटमेंट सरकार के हाथ में नहीं हो सकते, अपॉइंटमेंट्स भी न्यायपालिका के हाथ में होंगे, और 5 सीनियर जजेस का कोलिजियम तय करेगा कि किसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सरकार को बस एक अख्तियार है, वो अगर उनको कोई नाम ठीक नहीं लगता तो वो नाम वापस भेज सकते हैं कि भाई हमको ये नाम ठीक नहीं लगता इस वजह से। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनैनिमसली उस नाम को फिर से कहता है कि नहीं, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ठीक नहीं है, हम सब यूनैनिमसली ये सोचते हैं कि भाई इस जज का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तब उसका अपॉइंटमेंट होना होगा। फिर सरकार उसको रोक नहीं सकती। लेकिन मोदी काल में ये हुआ है, हमने 2 चीज़ें देखी। एक तो ये, जब उनको कोई अपॉइंटमेंट अच्छा नहीं लगता तो वो उस नाम पर ना तो हाँ कहते हैं ना कहते हैं, उस पर बस बैठे रहते हैं। मान लीजिए 6 जजों का नाम भेजा गया, उसमें से सरकार को 3 नाम नहीं अच्छे लगे, 3 ठीक लगते हैं, या 2 नाम नहीं अच्छे लगे, 4 ठीक लगे। जो सरकार को लगता है कि भाई ये लोग तो बिल्कुल सरकार की तरफ ही झुकाव रखेंगे, या इनको हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ कर लें, या ये बेईमान हैं तो इनको हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, उन पर तो वो आपत्ति नहीं जताते, उन पर तो कह देते हाँ ठीक है, इनको तो बनने दीजिए। जहां उनको ये लगता है कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और इनमें कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है जिसको सरकार एक्सप्लॉइट कर सके, वहाँ पर वो ना तो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, बैठे रहते हैं, कई साल तक बैठे रहते हैं। अगर कोई चीफ जस्टिस कहता है कि भाई हमने ये नाम भेजे थे, आपने कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं बोला, बोलिए तो कुछ तो बोलिए, तो कभी कभी सरकार ना बोल के वापस भेजती है।
और उस पर कई बार जब कोलिजियम यूनानिमसली भी उस नाम को रीइटरेट करता है, तब भी सरकार, ये मोदी सरकार ने ऐसा किया है, पहली बार हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फिर भी नोटिफिकेशन इशू नहीं करते। और हम लोगों ने कम से कम 12-15 केसेस ऐसे देखे हैं जहां कोलिजियम ने यूनानिमसली रीइटरेट किया, तब भी नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को करना ये चाहिए था कि या तो लॉ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को सीधा कंटेम्प्ट नोटिस इशू करें कि भाई आप हमारे जजमेंट्स की अवहेलना कर रहे हैं, या फिर ये कह दें जो गवर्नर के केस में शुरू में बोला था इन्होंने कि अगर गवर्नर 3 महीने के अंदर हाँ ना कुछ नहीं बोलता, कोई बिल अगर भेजा जाता है तो उसको डीम्ड एसेंट या डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। जजों को ओथ तो कोर्ट जजेस ही दिलाते हैं, चीफ जस्टिस दिलाता है। तो अगर वो कह देते कि 3 महीने तक अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो डीम्ड एसेंट माना जाएगा, हम उस जज को ओथ दिलवा देंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे। खैर, अब तो दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि 5 जो कोलिजियम में जजेस होते हैं उसमें से एक ना एक सरकारी जज तो होता ही है, और देयरफॉर यूनानिमस रीइटरेशन होना करीब करीब इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब चीफ जस्टिसेस ये कर रहे हैं कि जहां उनको दिखता है कि सरकार की आपत्ति है इस नाम से, इसको तो वो कभी मानेंगे ही नहीं, तो वो नाम भेजते ही नहीं, और फिर वो कह देते हैं कि देखिए 3 नाम हमारे हैं, 3 नाम आपके हैं, आप इन 3 नाम में तो आपको कोई खास आपत्ति होगी नहीं, इनको अपॉइंट कर दीजिए। और यही चल रहा है। और इसका रिजल्ट ये है कि जो बहुत इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पा रहा है। एक वो गुजरात के थे ना मुस्लिम जज, क्या नाम था, जस्टिस नहीं, बहुत ही बढ़िया जज थे। सारे लोग गुजरात के कहते थे कि उन्होंने अमित शाह को शायद जेल भिजवाया था। सारे लोग कहते थे कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं। नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ, नहीं, जोर से बोलो। नहीं, आफ्ताब आलम नहीं, अखिल कुरैशी। सारे के सारे लोग यूनानिमसली, हमने तो कम से कम 10 लॉयर से ये बात सुनी है, जो भी उनको जानते थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान के बेस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जजेस से बेहतर हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अमित शाह को जेल में भेज दिया था तो सरकार तो बिल्कुल किसी हालत में उनको नहीं आने देना चाहती थी, तो इन लोगों ने फिर हिम्मत ही नहीं करी उनको रेकमेंड करने की, जबकि सब जानते थे कि ये बिल्कुल बेस्ट जज हैं। सीनियर मोस्ट भी थे, सीनियर मोस्ट एंड बेस्ट, तब भी नहीं। तो अब होता ये है कि जैसे अभी इन्होंने, गवई साहब ने एक अपने नेफ्यू को बनवा दिया हाई कोर्ट जज, एक अपने जूनियर को बनवा दिया, एक अपने सीनियर के बेटे को बनवा दिया, और जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन तीनों का नाम रेकमेंड किया उसको सुप्रीम कोर्ट में बना दिया। और गवर्नमेंट से ये समझौता कर लिया कि भाई इन 3 के नाम पर आप आपत्ति मत करिए, और आप जिसको चाहते हैं आप एक नाम बता दीजिए, जिसको चाहते हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे। उन्होंने नंबर 57 या 67 जो सीनियरिटी में थे, ऑल इंडिया सीनियरिटी में, ये पंचोली, उनको रेकमेंड कर दिया, तो इन्होंने उनको बना दिया, और कोई रीजन नहीं दिया कि भाई नंबर 57 को आप क्यों चुन रहे हैं, फर्स्ट 56 में क्या खराबी है। यानी पंचोली के बारे में कोई भी ये नहीं, जैसे अखिल कुरैशी के बारे में सब ये कहते थे कि हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं, अखिल कुरैशी के बारे में कोई ये नहीं कहता था, इनके बारे में, पंचोली के बारे में, कि भाई ये इनमें कोई भी खासियत है। एक खासियत थी कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोई फैसला दिया था। तो एक ये तरीका हो गया है।
और एक तो खैर ये हम देखते हैं कि जब कोई बहुत स्ट्रांग फैसिस्ट गवर्नमेंट होती है, जैसे इमरजेंसी में भी एक फैसिस्ट गवर्नमेंट दिख रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजेस हेबियस कॉर्पस केस में डर गए थे। हाई कोर्ट के नहीं डरे थे, हाई कोर्ट के तो 10 हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इवन हेबियस कॉर्पस इज मेंटेनेबल, फंडामेंटल राइट्स चाहे सस्पेंडेड हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजेस डर गए, एक ने बस हिम्मत करी, जस्टिस खन्ना ने, ये कहने की भी कि हाँ फंडामेंटल राइट्स चाहे सस्पेंडेड भी हों लेकिन हेबियस कॉर्पस तो मेंटेनेबल है। तो आज भी एक फांसीवादी सरकार जजों को दिखती है, जो सरकार हर तरह की चीज़ें करने के लिए तैयार है, बुलडोज़र चला देती है, लोगों को बिल्कुल बेबुनियाद केसेस में अरेस्ट कर लेती है, कुछ भी जो चाहे कर रहे हैं करोड़ों लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से उड़ा दिए वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे जज जो ईमानदार भी होते हैं लेकिन जिनमें इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो डर जाते हैं कि भाई हम ऐसी सरकार से क्यों पंगा लें, अरे छोड़ दो, चलने दो, जो चाहते हैं होने दो, इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन एक बहुत खतरनाक तरीका इस सरकार ने अख्तियार किया है, वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, सीबीआई, आईबी, ईडी, इनकम टैक्स, सबसे कह देते हैं कि भाई जो जज चीफ जस्टिस है या चीफ जस्टिस बनने वाला है, उसके ऊपर पूरा डोजियर बनाकर दो हमको कि उन्होंने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया, उनके बीवियों ने कोई गलत काम तो नहीं किया, उनके बच्चों ने कोई गलत काम तो नहीं किया। और जिस जज के बारे में कुछ भी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ में आ जाती है, उसको उस कमज़ोर नब्ज़ के आधार पर फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक तरीका, और ये पूरी दुनिया में यूज़ होने लगा है। जैसे एप्स्टीन टेप्स के बारे में आप सुनते होंगे अमेरिका में। एप्स्टीन क्या कर रहा था? एप्स्टीन वॉज क्लियरली रनिंग ए ब्लैकमेलिंग रैकेट. He was using these girls to honey trap these powerful politicians, other businessmen, etc., and then using that honey trap to blackmail them. Unfortunately, ये बहुत लोगों की कमज़ोरी होती है, तो उसके आधार पर वो ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बन गया है ऑफ इन्फ्लुएंस, ब्लैकमेल। एंड अनफॉर्चुनेटली ये इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो हो रही है, क्योंकि देखिए अगर न्यायपालिका ही ढह जाए तब तो फिर सरकार बिल्कुल अनचेक्ड हो जाती है, क्योंकि मेन चेक सरकार के ऊपर न्यायपालिका ही होती है। तो और इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स के लिए भी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होना चाहिए। देखिए पहले तो जब सरकार अपॉइंटमेंट करती थी तब वो तो बहुत ही खतरनाक था। उस समय तो इंडिपेंडेंट, अगर आज के माहौल में सरकार के पास पावर होती अपॉइंटमेंट्स की, तो एक भी इंडिपेंडेंट जज का अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, ये अच्छा किया उस तरह से कि कम से कम कुछ इंडिपेंडेंट जजेस का तो फिर भी अपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम में भी भाई भतीजावाद खूब चलता है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई क्राइटेरियन नहीं है, बिल्कुल आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, खूब भाई भतीजावाद चलता है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग जजेस अपॉइंट हो जाते हैं। तो हमको ये सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स भी बदलने की ज़रूरत है और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की ज़रूरत है। पहले जो बनाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसलिए स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो चीफ जस्टिस भी है, इसमें तो इसमें तो लॉ मिनिस्टर भी है,
इसमें तो सेक्रेटेरिएट भी लॉ मिनिस्ट्री के पास होगा, तो इसकी इंडिपेंडेंस तो ठीक नहीं है, इस वजह से स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन ये एक फुल टाइम बॉडी होनी चाहिए। अभी तो उसमें भी एक्स ऑफिशियो बॉडी थी, 3 सिटिंग जजेस, लॉ मिनिस्टर, ये लोग तो वैसे ही बहुत बिजी हैं, इनके पास तो समय ही नहीं है। अगर आपको हर साल 100 जजेस का चयन करना है, जो हर साल करना चाहिए, 100 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हर साल चयन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 1000 लोगों का पूरा बायोडेटा, पूरा उनका रिकॉर्ड एग्जामिन करना पड़ेगा। एक पूरा क्राइटेरिया ले डाउन करना पड़ेगा कि किस आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उनको एग्जामिन करना पड़ेगा। ये सिटिंग जजेस या लॉ मिनिस्टर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फुल टाइम बॉडी चाहिए, फुल टाइम बॉडी ऑफ मे बी रिटायर्ड जजेस, अदर पीपल। जैसे इंग्लैंड में एक बड़ी सी बॉडी है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिसमें सिर्फ रिटायर्ड जजेस ही नहीं, दूसरे लोग भी हैं, और वो लोग पूरा एक डिटेल्ड क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं, उसके आधार पर सिलेक्शन वगैरह करते हैं। हम लोगों को वो करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म्स तो बहुत सारे करने की ज़रूरत है जुडिशरी में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, इनफैक्ट और भी अबाउट स्पीडिंग अप द जुडिशरी वगैरह वगैरह। लेकिन करेगा कौन? ये लोग तो करना नहीं चाहते, ना तो सरकार करना चाहती है। सरकार को तो ये सूट करता है कि जुडिशरी की कोई जवाबदेही ना हो, वो बस हमारा काम करते रहें, उसके बाद अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे खिलाफ कुछ ना करें, वो ये चाहते हैं। ना तो सरकार करना चाहती है रिफॉर्म, ना ही जुडिशरी करना चाहती है। जुडिशरी भी यही चाहती है कि भाई ये हमारी कोई जवाबदेही ना रहे। तो अब कौन करेगा, कैसे होगा? तो जब तक कोई बड़ा दबाव सरकार के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर नहीं पड़ता और कोई बड़ा पब्लिक मूवमेंट नहीं खड़ा होता, तब तक ये सब नहीं होगा। क्योंकि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग जुडिशरी में, वो तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, वही भुक्तभोगी हैं, उन्हीं को खड़ा होना पड़ेगा। लॉयर्स वगैरह जो हैं, लॉयर्स ठीक है, उसमें से कुछ लॉयर्स उसको लीड कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट तो जनता की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से खड़ा होना पड़ेगा। तब जाकर, अगर उसका दबाव बनता है, तब जाकर कुछ रिफॉर्म होगा। ये उतना ही बड़ा मुद्दा है जुडिशल रिफॉर्म्स का, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का, जुडिशल इंडिपेंडेंस का, जितना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। तो इसलिए इस पर भी मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अब यही हो रही है कि आज जिस तरह के हालात हैं, इन लोगों ने तो इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये जो सेंगर के मामले में कुछ लोग भी निकले बाहर, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया था। पोल्यूशन के खिलाफ कुछ लोग निकले, उनको भी अरेस्ट कर लिया था। ये लोग तो कोई बड़ी गैदरिंग होने ही नहीं देते। कहते हैं कि बस जंतर मंतर पर आप आ सकते हैं, उसके लिए भी 15 दिन पहले परमिशन लीजिए, 100 लोग से ज़्यादा आ नहीं सकते। मतलब बिल्कुल मजाक बना दिया है इस फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट ऑफ पीसफुल असेंबली एंड प्रोटेस्ट। पर फिर भी लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर मूवमेंट होने की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर मूवमेंट होने की ज़रूरत है। एनीवे, यही कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।